हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका एग्ज़ाम पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनिल और आज ये जो वीडियो है पार्ट 2 है, यानी दूसरा भाग है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम जान रहे हैं। एक जो पहला पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको आप देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राचीन इतिहास से एक पार्ट और आएगा जिससे कि हम 70-80 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो कौन सा वेद है वो? देखिए ऑप्शन बी जो है यजुर्वेद ऐसा वेद है, इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसकी रचना की गई है दोनों ही तरीके से। ठीक है, गद्य बोले तो लिखित रूप से है और पद्य बोले तो सिंगिंग यानी गाने गायन के रूप में भी इसे लिखा गया है। ओके, इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य वाले मंत्र हैं। ऋग्वेद के बाद अगर कोई दूसरा वेद माना जाता है तो यजुर्वेद ही माना जाता है। याद रखना, पहला वेद ऋग्वेद है, दूसरा वेद यजुर्वेद माना जाता है। इसमें पता है ऋग्वेद के 663 मंत्रों को शामिल किया गया है, या फिर ये कहें कि इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, युजुस किसे कहते हैं? यज्ञ में कहे जाने वाले मंत्रों को युजुस कहते हैं, ये याद रखेंगे। युजुस शब्द भी इसी ग्रंथ से या इसी क्या नाम है, इसी वेद से जो है संबंधित है। उस यज्ञ में कहे जाने वाले मंत्रों को युजुस कहते हैं, याद रखना। ओके, और इसकी दो शाखा याद रखना। दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद जो है प्रचलित है। दक्षिण भारत बोले तो निचले हिस्से में, इस साइड भारत के निचले हिस्से में जो है दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद प्रचलित है, और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद शाखा प्रचलित है। इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी करेक्टली मैच नहीं है? तो ये जो एक साइड है ये महाजनपद है, 16 महाजनपद हुआ करते थे, आपको याद होगा। तो ये एक तरफ महाजनपद हैं और एक तरफ उनकी राजधानियां हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन जो डी है चेदी, चेदी जो है इसकी राजधानी पोटली, ये गलत है। चेदी की राजधानी जो है शक्तिमती हुआ करती थी। ठीक है, तो शक्तिमती याद रखना, या फिर सोथीवती कहते थे इसे। ये इसकी राजधानी थी, सोथीवती नगर। ये राजधानी थी किसकी? चेदी की। ठीक है, याद रखेंगे। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 16 जो महाजनपद हैं उनमें से कुछ जनपदों के नाम मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। याद रखना, एक महाजनपद है अंग, जिसे चंपा कहते थे। फिर मगध है, राजगृह है या गिरिव्रज भी कहते थे। कौशल है, श्रीवस्ती भी कहते थे। काशी वाराणसी हो गया। वज्जी यानी वैशाली है, मल्ल कुशीनारा कहते हैं। चेदी को बांदा भी कहते थे, याद रखना। कुरु को कुरु जो है इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। और पांचाल, ये 9 या 10 मैंने अभी आपको बताए हैं महाजनपद हैं। टोटल 16 महाजनपद थे, याद रखेंगे। और अगर आपसे कहे चेदी जनपद जो है ये कहाँ था, तो आप कहना मध्य भारत में बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में यह स्थित था। इतनी सारी चीज़ें ऑप्शन नंबर जो सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 2 है इससे हम कवर कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र जो नगर है इसका संस्थापक कौन था? तो देखिए पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक जो था वो अजात शत्रु था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पाटलिपुत्र शहर को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के जो राजा थे ये अजात शत्रु, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके पुत्र उदयन ने इसे मगध की राजधानी भी बनाया था। ये इतनी बात आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की उपाधि थी कुणिक, यानी कुणिक किस शासक को कहते थे? कुणिक का मतलब क्या होता है? तो कुणिक का मतलब होता है पितृहंता, यानी अपने पिता की मृत्यु या हत्या करने वाला जो होता है उसे कुणिक कहते हैं। तो कुणिक की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ऑप्शन ए अजात शत्रु को। अजात शत्रु को ही कुणिक कहा जाता है। याद रखना, अजात शत्रु मगध के शासक थे। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करने के बाद सिंहासन कब्जाया था, सिंहासन पर बैठे थे, इसलिए इतिहास में इन्हें पितृहंता या कुणिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर इनका धर्म पूछा जाए तो इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, याद रखेंगे। और किस वंश से थे? तो आप कहना हर्यक वंश से थे ये।
हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, उदयभद्र भी कहते थे उदयीन को, अनिरुद्ध, मांडा, नागदासक। नागदासक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी, तो आप कहना अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। इनके पिता थे ये बिंबिसार, इनकी हत्या की थी। याद रखोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के समय भारत का सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो देखिए सिकंदर के समय मगध पर ऑप्शन बी धनानंद का शासक था, यानी वो शासन कर रहा था। धनानंद एक शासक है और ये उस समय जब सिकंदर ने भारत पर 326 में आक्रमण किया था तो मगध का शासन इन्हीं के हाथ में था, धनानंद का। और सबसे बड़ी इनकी सेना हुआ करती थी। ठीक है, याद रखना धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद के बाद कौन सा वंश शुरू होता है? तो आप कहना मौर्य वंश जो है चालू हो जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया था या उनकी हत्या की थी, उनको कुर्सी से हटा दिया था। याद रखना, इन्हें पराजित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और यहीं से मौर्य वंश की स्थापना होती है। और अगर कहीं धनानंद को ग्रीक ग्रंथों में क्या कहा जाता था, तो आप कहना ग्रीक के ग्रंथों में इनको एग्रोमेस कहा जाता था। ठीक है, एग्रोमेस कहा जाता था इनको। किसको? धनानंद को। याद रखेंगे। सिकंदर ने आक्रमण कब किया? तो आप कहना 326 ईसा पूर्व में इसने सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे क्षत्रियों का नाश करने वाला या सर्व छत्रांतक कहा गया है? ठीक है, IBACIO ग्रेड सेकंड में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसे कहा गया है? ऑप्शन ए जो है उग्रसेन या महापद्मानंद को कहा गया है। महापद्मानंद को क्षत्रियों का विनाशक कहा जाता था। महापद्म जो है नंद प्राचीन भारत सॉरी महापद्मानंद प्राचीन भारत के जो है नंद साम्राज्य के पहले सम्राट थे। ठीक है, इसे एकारट भी कहा जाता है। याद रखेंगे। नंद वंश की नींव कब रखी गई? तो नंद वंश की नींव रखी गई 344 ईसा पूर्व में। याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख लीजिए, इनकी फोटो है। चक्रवर्ती सम्राट थे ये महापद्मनंद। राजवंश कौन सा है? नंद राजवंश के ये संस्थापक भी थे। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध, या इसे हाइडो स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? अभी बताया था, सिकंदर 326 में आया था। तो ऑप्शन जो डी है 326 करेक्ट आंसर है। 326 ईसा पूर्व में पंजाब क्षेत्र में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? झेलम नदी पर। झेलम नदी का पुराना नाम पूछे तो आप कहना वितस्ता नदी पर यह युद्ध हुआ था। ठीक है, या फिर झेलम का युद्ध भी इसे ही कहते हैं। और अगर क्वेश्चन में झेलम ना मिले तो वितस्ता जरूर मिलेगा। ठीक है, इसे हाइडे स्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। पोरस का अगर तुमसे निकनेम पूछे, उसके उपनाम पूछे, तो राजा पोरू इसे ही कहते थे और पौरव भी इसे ही कहते थे। सिकंदर से बहुत खतरनाक इनका युद्ध होता है, जहाँ पर सिकंदर विजयी हो जाते हैं, लेकिन सिकंदर इनकी वीरता को देखकर जो इनसे चीज़ें जीतते हैं, जो राज्य जीतते हैं, इनको वापस लौटा देते हैं। सिकंदर इनकी वीरता से बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो सिकंदर का पोरस के साथ युद्ध होता है, झेलम नदी पर युद्ध होता है। झेलम का युद्ध भी इस युद्ध को कहा जाता है। बहुत खतरनाक युद्ध होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो देखिए सिकंदर मैसिडोनिया या मकसूदनिया का शासक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना, मकदूनिया भी कहीं कहीं लिखा होगा, कहीं कहीं मैसेडोनिया लिखा होगा। और सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता था। याद रखना, सिकंदर का ये उपनाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, और सिकंदर तो सिकंदर हिंदी में कहते थे, अंग्रेजी में कहीं कहीं इसको अलेक्जेंडर कहा गया है और कहीं कहीं अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा गया है। ठीक है, और सिकंदर के फादर का नाम पूछे तो आप कहना उनके पिता का नाम फिलिप था। और सिकंदर के टीचर का नाम पूछे तो उनके टीचर का नाम था अरस्तु। याद रखना, अरस्तु इनके गुरु थे। याद रखेंगे। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी में। देखिए 326 में भारत पर हमला करता है ये, और 323 में इसकी मृत्यु होती है, यानी 3 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आप याद रखना, पहले, दूसरे और तीसरे याद रखना, 23वें, 24वें और 22वें याद रखना। ठीक है, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिदेव भी कहा जाता है। याद रखना, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, आदिदेव, आदिनाथ भी इन्हें ही कहा जाता था। दूसरे थे अजीतनाथ। ठीक है, अजीत नाथ। और तीसरे थे संभवनाथ। तो ये 3 शुरू के जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं 22वें नंबर के आपको बता दूं तो अरिष्ट नेमी एक नाम याद रखना। पार्श्वनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 23वें नंबर के। इन्होंने 4 व्रत दिए थे, तो उनके बारे में भी आगे मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। पार्श्वनाथ याद रखना। और 24वें तो महावीर स्वामी हो ही गए। इन्होंने 5वां व्रत जोड़ा था, कौन सा? ब्रह्मचर्य। शुरू के 4 जो है वो भी मैं बताऊंगा आपको, शायद अगले क्वेश्चन में वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित यानी पहले से 4 व्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो उन्होंने 5वां व्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर है, याद रखना। ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा था। और अगर 4 कौन कौन से व्रत हैं उनकी बात की जाए तो अहिंसा, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अपरिग्रह और चौथा है अस्तेय। ठीक है, ये चारों नाम याद रखना, पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। 23वें तीर्थंकर थे ये। और 5वां दिया था ब्रह्मचर्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ब्रह्मचर्य किसने दिया? महावीर स्वामी ने। शुरू के 4 किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है जिन्हें निर्माण का मार्ग कहा गया है। देखिए, त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन का मतलब होता है, इसे सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है धर्म को जानना। ठीक है, याद रखना, धर्म को जानना। सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन का मतलब ये होता है। और अगर कहे सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है, तो धर्म को मानना सम्यक ज्ञान का मतलब होता है। और सम्यक चारित्र का मतलब क्या होता है, या चरित्र का मतलब क्या होता है? इसे आचरण भी कहते हैं। इसका मतलब है धर्म मार्ग की ओर बढ़ना। ठीक है, इन तीनों के जो कॉम्बिनेशन के बाद ही व्यक्ति को जो है मोक्ष का मार्ग मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? एमटीएस 2017 में पूछा गया है, एसएससी में। तो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर मैं देख कहूँ आपसे तो जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत ही थी। तो महावीर स्वामी ने भी प्राकृत भाषा में ही जो है अपने उपदेश दिए थे। हालांकि महावीर स्वामी को 2-3 लैंग्वेज का और अर्धमागधी का पता था, ज्ञान था, और पाली भाषा का भी ज्ञान था वैसे तो। लेकिन इन्होंने अपने उपदेश खासकर प्राकृत भाषा में ही दिए थे। और अगर आपसे पूछे पहला उपदेश इन्होंने किसको दिया था, तो पहला उपदेश दिया था वीर शासन, नहीं, पहला उपदेश जो दिया था उसे वीर शासन उदया कहा जाता है। इनके पहले उपदेश को, वो तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध थे, सॉरी। इसमें इन्होंने अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा दी है। यानी महावीर स्वामी ने अपने पहले उपदेश में किस किस की? अहिंसा, अहिंसा तो इनका मेन टॉपिक रहा है जैन धर्म में। अहिंसा, इनका पहला उपदेश ही अहिंसा रहा है। करुणा और सत्य की शिक्षा दी है। इनके पहले उपदेश को वीर शासन उदया कहा जाता है। वीर शासन उदया कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए, संगति का मतलब होता है महासभा यानी मीटिंग। तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगति कहाँ होती है बता सकते हैं? पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र यानी पटना में होती है। वर्तमान का पटना है ये। प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होती है, याद रखना। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो स्थूलभद्र ने की थी। ओके। और कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे, ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो जैन धर्म के सत्संगी ज्ञान को स्वदाद कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ये बात भी सही है। और ऑप्शन सी जो है, जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है,
यह बात भी एकदम सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ है यूपी के बनारस शहर के पास एक गांव है सारनाथ। तो वहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और पूछा जाए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कितने दिन के बाद होती है? लगातार 49 दिनों तक ये ध्यान में रहते हैं, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। याद रखोगे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? और बिहार सीईटी और बीई एड जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पाली भाषा जो थी ना, शिक्षित एवं पुजारियों द्वारा बोले जाने वाली एक भाषा थी। त्रिपिटक जो है इनकी एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म की। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानना है तो आप त्रिपिटक ग्रंथ को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जान जाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये पाली भाषा में ही लिखित थी। ठीक है, याद रखना। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक के बारे में अभी बता दिया। बौद्ध का एक प्रमुख ग्रंथ है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। याद रखना, इसमें भगवान बुद्ध के सारे उपदेश जो हैं संकलित हैं। सारे उपदेश तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? दो भाग कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। तो किसके शासन काल में? कनिष्क जो है, राजा कनिष्क, इनके शासन काल में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया है, हीनयान और महायान। अब देखना, मैं हीनयान और महायान के बारे में आपको बताऊंगा। राजा कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित थे। राजा कनिष्क के शासनकाल में ही दो भागों में ये बटा, अभी बता चुका हूँ। तो राजा कनिष्क के बारे में याद रखना, कुषाण वंश से ये संबंधित थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए महायान और हीनयान कौन है, तो देखिए हीनयान जो थे ये लोग मानते थे कि जो बुद्ध जो है एक साधारण व्यक्ति हैं, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हैं ये। और अगर महायान के बारे में पूछे तो आप कहना महायान के लोग जो मानते थे, कहते थे भगवान बुद्ध एक देवता हैं। ठीक है, तो हीनयान और महायान दोनों ग्रुप में अलग अलग मतभेद था। याद रखना, यह विभाजन कब हुआ? तो भगवान बुद्ध की जो है चौथी संगति थी, यानी चौथी मीटिंग थी, उसमें ये विभाजन हुआ था। अब ये चौथी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। याद रखोगे, याद रखना। ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश जो दिया गया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। याद रखना, महापरिनिर्वाण कब कहते हैं? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए बौद्ध संगति हुई थी चार, कहीं कहीं पांच बताते हैं, लेकिन बौद्ध संगति हुई थी चार, जिनका इतिहास में एकदम सटीक तरीके से विवरण है और किताबें बिल्कुल सही सही बताती हैं। वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी में भी यही चार बौद्ध सभाओं का वर्णन है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो अजात शत्रु के जो है शासनकाल में हुई थी। क्या ये बात सुमेलित नहीं है? देखिए पहले हम इसको देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो इसका है ये गलत है। चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी ये तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, पिछले ही क्वेश्चन में मैं बताया है मैंने अभी। और कुंडलवन कश्मीर में किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई है। तो हर्षवर्धन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऑप्शन डी इसका मिसमैच है। ठीक है, अब चारों संगति के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहली बौद्ध संगति राजगृह में होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है पहली बौद्ध संगति। और इसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो आप कहना महाकश्यप जो हैं इसके अध्यक्ष थे। ओके, और किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में, यानी ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर है। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में होती है। वैशाली में कब होती है? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी शावा कामी ने। याद रखना, शावा कामी ने की थी। और शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। तीसरी बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र बोले तो पटना में होती है। और कब होती है? 251 ईसा पूर्व में होती है।
और इसके अध्यक्ष की बात करें तो आप लिखना मोगली इसके अध्यक्ष थे और शासक कौन थे? अशोक थे, ठीक है? और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल किसका था? कनिष्क का शासनकाल था। तो चारों बौद्ध संगति मैंने आपको बता दी है। इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो देखिए भगवान जो बुद्ध हैं इनके शुरू में 5 शिष्य थे। प्रथम 5 शिष्य थे। उनमें जो आनंद है ना इनके फेवरेट शिष्य थे। आनंद की ओर इशारा करके ही या आनंद को संबोधित करके ही भगवान बुद्ध जो है उपदेश दिया करते थे। और अगर इनके पाँचों उनके नाम बताऊँ मैं आपको तो याद रखना इनके 5 शिष्य थे। एक का नाम था असाजी, एक का नाम था मोगालन, ठीक है? और एक का नाम तो आनंद मैं बता ही चुका हूँ और एक चौथे व्यक्ति थे उपली, उपली और एक व्यक्ति थे क्या नाम था? सारिपुत्र, सारिपुत्र। इनके 5 प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था विष्णुगुप्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विष्णुगुप्त के उपनाम है। विष्णुगुप्त को जो है चंद्रगुप्त सॉरी विष्णुगुप्त जो हैं उनको वो चाणक्य का ही नाम है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता था, कौटिल्य कहा जाता था और क्या कहा जाता? और उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे ये, याद रखना। और अगर चंद्रगुप्त के बारे में कहूँ तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और बिंदुसार के पिता थे ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन है जो सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था, बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त ने नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र में है का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो देखिए अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य की रचना है। अच्छा ये अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र है क्या? देखिए अर्थशास्त्र है राज कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक बहुत पुरानी ग्रंथ है या पुस्तक है। संस्कृत भाषा में है ये, याद रखना। चाणक्य ने लिखी है और चाणक्य के नाम बता चुका हूँ। भारत का मैकियावेली इसे कहा जाता है। कौटिल्य ही नहीं कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी नहीं कहा जाता है, याद रखना। और अगर मेगास्थनीज जी की बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज आए थे राजदूत बनकर सेल्यूकस निकेटर के, याद रखोगे। और इनकी एक प्रतिष्ठित बुक भी याद रखना मेगास्थनीज की, इंडिका। इनकी बहुत फेमस बुक है ये, ठीक है। इसमें मौर्य युग के बारे में लिखा गया है। और ऑप्शन डी है विशाखदत्त, इनके बारे में बता देता हूँ। ये भी संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था मुद्रा राक्षस, याद रखना। और अगर इनका दूसरा नाम पूछे तो बोलना महाराज भास्कर दत्त विशाखदत्त का दूसरा नाम था, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहाँ है? कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है। उड़ीसा के कई नाम हैं पुराने, कलिंग, उत्करात, ये इसके पुराने नाम हैं। उड़ीसा, ओडिशा, प्रेजेंट में उड़ीसा इसका प्रेजेंट में नाम है। वैसे उड़ीसा के बहुत सारे पुराने नाम रहे हैं, तो कलिंग उनमें से एक है, याद रखना। और कलिंग युद्ध जो है ये किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो दया नदी के किनारे पे ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, याद रखना। कलिंग युद्ध के बाद जो है ये अशोक है ना, सम्राट अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। इस युद्ध के बाद ये इन्होंने देखा यार ये खामोखा की मारपीट और इतनी जो मृत्यु हुई है, कैजुअलिटीज हुई हैं, सब मेरे कारण हुई हैं। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, सुख शांति की तरफ इन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जो जा चुका है, कलिंग युद्ध के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? तो अशोक थे। नेक्स्ट है मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम था बृहद्रथ, ठीक है, याद रखना। सतधवन का पुत्र था ये बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक था ये, याद रखना। अरे रुक जा, ठीक है, इनका पुत्र था बृहद्रथ, याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। किसने हराया था इसको?
तो इसने हराया था ऑप्शन डी ने, पुष्यमित्र शुंग ने इनको हराया था। इनके पुष्यमित्र सिंह कौन थे? ये इसके जो है सेनापति थे। सेनापति ने ही जो है राजा को हरा दिया और एक नए वंश की शुरुआत हुई। कौन-सा नया वंश? राजवंश कहूँगा मैं इसको। कौन-सा राजवंश है? पुष्यमित्र शुंग ने हराया है तो शुंग राजवंश जो है नया बन जाता है। तो मौर्य वंश के बाद कौन-सा वंश आता है? तो अब तुम यहाँ तक एक चीज़ समझ पाए होंगे, धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश बनता है और मौर्य वंश को हराने के बाद आ जाता है शुंग वंश, ठीक है? याद रखना ये, ठीक है? तो यहाँ पे शायद हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार शेयर कर लेना, लाइक कर लेना। मिलता हूँ मैं तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा और इसका पार्ट 3 जो है जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।